नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। देहरादून के रायपुर इलाके से बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काव इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। चर्चा की एक वजह यह भी है कि अपने समर्थकों के साथ सरकारी दफ्तर में घुसकर वहां तोड़फोड़ करके और वहां हंगामा मचाकर और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमला कर देने के बावजूद पुलिस उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। इससे काऊ के दबदबे का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी अपनी सरकार भी उन पर हाथ नहीं डालना चाहती। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर उमेश शर्मा काऊ की इतनी धौंसपट्टी कैसे चल रही है, वो इतने ताकतवर नेता कैसे बने। साल 2022 के चुनाव में उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिए हलफनामे को अगर पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर खुद को खेती किसानी करने वाला शख्स बताने वाले उमेश शर्मा काव प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी कैसे बनाते रहे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में। उमेश शर्मा काव को कोई मूल रूप से उत्तर प्रदेश का तो कोई हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी बताता है, लेकिन एक कार्यक्रम में खुद उमेश शर्मा काव ने अपनी जड़ें पंजाब के होशियारपुर में बताई हैं। तो वो मूल रूप से पंजाब के हैं और देहरादून में कई बरस से रह रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी गढ़वाली हैं और उनका नाम है सुबोधनी थपलियाल। रायपुर इलाके के लोग बताते हैं कि उनकी पत्नी के गढ़वाली होने का उमेश शर्मा काव को राजनीति में भी फायदा हुआ है, क्योंकि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में गढ़वालियों की बहुत बसावट है, ठीक ठाक संख्या है। उमेश शर्मा काव ने साल 2012 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और वो पहली बार विधानसभा में पहुंचे। तब उन्होंने देहरादून की रायपुर सीट से बहुत ही करीबी मुकाबले में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सिर्फ 450 वोटों के अंतर से हराया था। काऊ का जीतना बहुत निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि तब कांग्रेस की 32 सीटें आई थीं और बीजेपी की आई थी 31 सीटें 70 में से। बड़ी मुश्किल से ही कांग्रेस की सरकार बन पाई थी तब। लेकिन 2016 में जब हरीश रावत सरकार के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी थी तो उसमें उमेश शर्मा काऊ भी शामिल थे। फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए उसके बाद, और तब से बीजेपी में बने हुए हैं और 10 साल हो गए आज। लगातार तीसरी बार उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं। वैसे काऊ को मजबूत जनाधार वाला नेता माना जाता है। लोग उन्हें बहुत मालदार विधायक भी कहते हैं। यह समझने के लिए जब मैंने पिछले चुनाव यानी साल 2022 के चुनाव का उनका चुनाव आयोग को दिया हुआ एफिडेविट खंगाला, तो उससे पता चल रहा है कि काऊ साहब ने ठीक ठाक जमीन जायदाद जो है अपने नाम की हुई है। 2017 और 2022 दोनों चुनावों के शपथ पत्र से यह भी पता चलता है कि उस बीच उनकी संपत्ति डबल हो गई थी। वैसे उन पर जमीनों के अतिक्रमण के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन मैं उनकी सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी की डिटेल आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिनका शपथ पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, यानी जो उनके लीगल एसेट्स हैं और जिसकी घोषणा खुद उन्होंने ही चुनाव आयोग के सामने की है। जैसे उमेश शर्मा काऊ ने खुद के नाम पर जो कृषि भूमि खरीदी है उसमें 9 बीघा टिहरी जिले में है, 0.97 बीघा मौजा जगत खाना में है और 0.97 बीघा मौजा रेनेवाला में है। यानी उनके नाम से कुल कृषि भूमि है 2.187 एकड़। ये एग्रीकल्चर लैंड है उन्होंने जिसे उन्होंने 2007, 2019 और 21 में खरीदा। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी सुबोधनी थपलियाल शर्मा के नाम पर कृषि भूमि भी खरीदी हुई है। उनकी पत्नी के नाम पर 8.9 एकड़ मौजा द्वारा में, 112 वर्ग मीटर मौजा अजबपुर कला में, 4.7 बीघा मौजा द्वारा में और 439 वर्ग मीटर मौजा जगत खाना में कृषि भूमि है। यानी कुल 10 एकड़ कृषि भूमि उनकी पत्नी के नाम पर भी है, जो कि साल 2010 में, 2013 में, 2014 में, 2019 और 2021 में खरीदी गई, यानी ज्यादातर जब वो विधायक रहे। इसी तरह HUF यानी जॉइंट फैमिली की भी जमीन है। वो कुल जमीन है 9.17 बीघा, जगह है मौजा अजबपुर कला। इसमें 1/4 हिस्सा उमेश शर्मा काऊ का है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1.93 एकड़।
अब देहरादून और टिहरी जिले में जितनी एग्रीकल्चर लैंड उमेश शर्मा काव और उनकी पत्नी के नाम पर है, उसका मार्केट रेट आप खुद ही लगा लीजिए अंदाजा। तो ये हो गई कृषि भूमि जो कि विधायक उमेश शर्मा काव और उनकी पत्नी के नाम पर है। अब जरा इनके नाम पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका क्या हिसाब किताब है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। 2022 के हलफनामे के मुताबिक उमेश शर्मा काव के नाम पर देहरादून के अजबपुर में 10 दुकानें हैं। अजबपुर में ही वोडाफोन मोबाइल टावर और रिलायंस मोबाइल टावर का किराया वो ले रहे हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी में है। इसके अलावा देहरादून में आईएसबीटी के पास एमडीडीए का हाई इनकम ग्रुप वाला फ्लैट भी इनके नाम पर है, जिसका कुल एरिया 1000 वर्ग फुट है। यही नहीं, उमेश शर्मा काव की पत्नी के नाम पर भी देहरादून के अजबपुर में 10 दुकानें हैं, यानी काव परिवार की देहरादून में कुल 20 दुकानें हैं। तो ये हो गई उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका जिक्र 2022 के हलफनामे में है। उसी हलफनामे में देहरादून में अपने रिहायशी मकानों के बारे में भी उमेश शर्मा काव ने क्या इंफॉर्मेशन दी है वो भी जान लीजिए। देहरादून के अजबपुर कला में इनका 3 मंजिला मकान है जिसका एरिया है करीब 4000 स्क्वायर फीट। यही नहीं, उमेश शर्मा काव की पत्नी के नाम पर एक मकान धर्मपुर डांडा में है, एक मकान अजबपुर में है। एक का एरिया है 1200 स्क्वायर फीट और दूसरे का है 900 स्क्वायर फीट। तो ये वो लीगल प्रॉपर्टी है जिनके बारे में साल 2022 में उमेश शर्मा काव ने चुनाव आयोग को बाकायदा एफिडेविट देकर बताया है, क्योंकि विधायकी का चुनाव या सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सबको देना जरूरी होता है। तो ये जो ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा ये साल 2022 का है और तब से लेकर अब तक 4 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान काव साहब ने लीगली कितनी प्रॉपर्टी बना ली है इसकी डिटेल शायद अगले साल मिल जाए जब चुनाव होंगे 2027 में उत्तराखंड के। बाकी अतिक्रमण को लेकर उन पर जो आरोप लगते रहे हैं वो अलग हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उमेश शर्मा काव ने इसकी डिटेल भी दी हुई है कि उनका बैंकों में कितना पैसा जमा है, इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी है, उनके पास कैश उस समय कितना था, ज्वेलरी कितनी है, आदि आदि। वैसे ये चुनाव लड़ने वाले हर नेता को देना ही देना होता है। आपको फिर से बता दूं कि ये साल 2022 की डिटेल है, लेकिन इससे एक मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही रहा है कि लगातार 3 बार से सिर्फ विधायक रहने के दौरान ही उमेश शर्मा काव ने जमीन जायदाद बटोरने में खासी उदारता दिखाई है। वैसे भी राजनीति में जब आपका सिक्का चलने लगता है तो नेताजी की समृद्धि उनकी प्रॉपर्टी में दिख जाया करती है अक्सर। हालांकि उत्तराखंड की विधानसभा में इस समय उमेश शर्मा काव ही अकेले मालदार विधायक नहीं है। उमेश शर्मा काव तो बस सिर्फ झांकी हैं, नेतागिरी में इनसे भी बड़े बड़े करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर उसकी रिपोर्ट बता रही है कि इस समय उत्तराखंड की विधानसभा में 83% विधायक करोड़पति हैं। जी हां, मतलब 70 में से 58 विधायक करोड़पति हैं, जबकि उससे पहले यानी 2017 में 70 में से 51 विधायक करोड़पति थे। तो उत्तराखंड में जिनकी चल रही है वो खूब पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, बाबू हो या मीडिया से जुड़े लोग ही क्यों ना हो, और खुद उत्तराखंड के मूल निवासियों तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हाल है। कहां से कहां पहुंचा दिया गया इस राज्य को, ये किसी से छिपा नहीं है। बाकी 11 महीने के बाद फिर से चुनाव आने वाले हैं। पता नहीं उस चुनाव से भी कोई उम्मीद रखी जाए या ना रखी जाए, क्योंकि अभी के हिसाब से भविष्य की तस्वीर बहुत उत्साहजनक तो नहीं दिखती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनावी साल में उत्तराखंड के हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। आप तक नियमित रूप से कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। आप अगर मेरे कंटेंट को कुछ आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। बाकी जो लोग हिमालयन टॉक्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया फटाफट कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बाकी इस वीडियो को अपने परिचितों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा।
तो मुझे दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।